6 अगस्त 1945 6 B-29 बॉम्बर प्लेन्स पैसिफिक ओशन के एक छोटे से बेस से टेक ऑफ करते हैं। 3 प्लेन्स आगे बढ़ जाते हैं हिरोशिमा सिटी का वेदर चेक करने के लिए। बाकी 3 में से एक प्लेन ऑब्जर्वर्स से भरा हुआ था, दूसरे ने इंस्ट्रूमेंट्स कैरी किए हुए थे और लास्ट वाला प्लेन एक ऐसा पेलोड कैरी कर रहा था जिसने इतिहास बदल दिया। जब वो अपने टारगेट तक पहुंच गए, अटैकिंग प्लेन ने बॉम्बिंग रन शुरू किया। इस प्लेन के पायलट्स को हिरोशिमा सिटी का पूरा व्यू आ रहा था। कुछ समय बाद वेदर प्लेन ने सुबह सुबह एक एयर वार्निंग ट्रिगर की। लोग अपना दिन शुरू कर रहे थे, स्कूल जाने के लिए ट्रैम का वेट कर रहे थे और फिर एक पल में सब खत्म हो गया। बॉम्ब ने हजारों लोगों को तुरंत वेपराइज कर दिया, उनके ऑर्गन्स उनके बॉडीज में बॉईल हो गए और भी बहुत से लोग इनिशियल फायरबॉल, गिरता हुआ मलबा और रेडिएशन से बर्न्स की वजह से मर गए। बॉम्ब ने एक ही झटके में हिरोशिमा की आधी आबादी खत्म कर दी और इंसानों को न्यूक्लियर एज में पहुंचा दिया। 3 दिन बाद एक और बॉम्ब गिराया गया, इस बार नागासाकी पर। इस दूसरे बॉम्बिंग से एस्टिमेट लगाया जाता है कि लगभग 50 से 70 हजार लोगों की जान गई। एक ही हफ्ते के अंदर 2 एटम बॉम्ब्स गिराए गए। इस 2 बॉम्ब ने जापान को अपने घुटनों पर ले आया और वर्ल्ड वॉर 2 को एक ही झटके में खत्म कर दिया। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी जैसे छोटे सिटीज ही क्यों चुने? इन दोनों शहरों में तो वॉर इंडस्ट्रीज भी नहीं थी। अमेरिका ने क्यों टोक्यो या ओसाका जैसे बड़े आबादी वाले शहरों को नहीं चुना? टोक्यो को क्यों नहीं चूज किया गया एटॉमिक बॉम्बिंग के लिए? अगर आप इसका रीजन सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐसा भी कोई कर सकता है। सबसे पहले तो हमें इस बॉम्बिंग्स के कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। बॉम्बिंग के दिन से 3 महीने पहले मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था, जिसकी वजह से यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था। यूरोप में सब खुश थे वॉर के खत्म होने से, पर कुछ अमेरिकन जो एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा थे वो बिल्कुल खुश नहीं थे। ये लोग एक न्यूक्लियर बॉम्ब के प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। ये न्यूक्लियर बॉम्ब के टेस्ट से काफी खुश थे, पर इन्हें इस बॉम्ब का एक्चुअल यूज देखना था। ये बेरहम लोग देखना चाहते थे कि ये बॉम्ब लोगों पर कैसा असर छोड़ता है। ये लोग वर्ल्ड वॉर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब के थ्रू खत्म करके सारी दुनिया को अमेरिका का पावर दिखाना चाहते थे। यूरोप में तो वॉर खत्म हो चुका था, लेकिन ग्लोबली अब भी वॉर चल रहा था अमेरिका और जापान के बीच। अमेरिका इस वॉर में आइलैंड हॉपिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके धीरे धीरे ओकिनावा पहुंच जाते हैं, जहां जापान को पूरी तरह से इन्वेड करने से पहले एक आखिरी जंग लड़नी थी। जापानीज सोल्जर्स दूसरे देशों के सोल्जर्स की तरह नहीं थे। जापानीज सोल्जर्स मरने तक लड़ रहे थे। उन्होंने सरेंडर से अच्छा मर जाना समझा, जिसकी वजह से अमेरिका को काफी नुकसान होता है और कई सारे अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाते हैं इस ओकिनावा वॉर में। इसी वजह से अमेरिका काफी चिंतित था जापान मेनलैंड इन्वेजन को लेके। अमेरिका ने रफली एस्टिमेट लगाया कि अगर जापान मेनलैंड को कैप्चर करना है तो लगभग 2 से 2.5 लाख अमेरिकन सोल्जर्स की जान जा सकती है, और इसी वजह से अमेरिका को न्यूक्लियर बॉम्ब का ऑप्शन प्रेफरेबल लग रहा था। अमेरिका ने इस बॉम्ब के डेवलपमेंट में $2 बिलियन खर्च किए थे। इस बॉम्ब का अगर इस्तेमाल होगा तो जापान को इन्वेड करने की जरूरत नहीं थी और ना ही किसी अमेरिकन सोल्जर की जान जाती। अमेरिका फाइनली डिसाइड करता है कि इस बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाए, पर अब सवाल था कि कहां और कैसे। तो एक सीक्रेट कमेटी बिठाई जाती है। उसमें डिसाइड होता है कि बॉम्ब को टोक्यो और नागासाकी के बीच किसी शहर में गिराया जाए जहां आबादी ज्यादा हो और जो स्ट्रेटेजिकली भी काफी इम्पोर्टेंट हो। इस क्राइटेरिया के थ्रू ये कमेटी 17 एरिया चूज करती है, जिनमें टोक्यो से लेके हिरोशिमा, नागासाकी और भी कई सारे शहर थे। और प्लानिंग और मीटिंग के बाद इस 17 में से 4 शहरों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है बॉम्ब गिराने के लिए, जिनमें होते हैं हिरोशिमा, कोकुरा, निगाटा और नागासाकी। पर टोक्यो क्यों नहीं? क्यों टोक्यो को शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता? इसका रीजन काफी डार्क और पेनफुल है। इसका रीजन जानना है तो जर्मनी के शहर ड्रेसडन को देखना होगा। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी को सरेंडर कराने के लिए बाकी देशों ने इस शहर में इतनी बॉम्बबारी की जितने पूरे इतिहास में कभी नहीं हुई। इस शहर के हर एक हिस्से को बॉम्ब से उड़ाया गया। इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट्स, लोगों के घरों को, मिलिट्री के साथ साथ नॉर्मल लोगों के ऊपर भी बॉम्बबारी की गई सो दैट उनका मोरल डाउन हो और वो अपनी गवर्नमेंट को फोर्स करे सरेंडर करने के लिए। ये टैक्टिक को फायर बॉम्बिंग कहा जाता है और ये काफी कंट्रोवर्शियल थी, पर ये टैक्टिक काम आ जाती है। इस अंधाधुंध बॉम्बबारी की वजह से जर्मनी सरेंडर कर देता है।
तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब जर्मनी वाला सीन इसका टोक्यो से क्या लेना देना है। वेल, फायर बॉम्बिंग का कनेक्शन ये था कि यूएस एयरफोर्स को भी लगता था कि अगर जापान पे काफी बॉम्ब्स गिरे तो जापान सरेंडर कर देगा, तो उन्होंने भी जापान पर अंधाधुंध फायर बॉम्बिंग शुरू की। अमेरिकन ने 1944 से जापानी सिटीज पर काफी बॉम्बिंग की। फिर मार्च 1945 में एक एयर रेड में B-29 प्लेन्स ने टोक्यो पर हमला किया और हंड्रेड्स ऑफ बॉम्बर प्लेन्स ने आग बरसाई। इस अटैक में 1 लाख लोग मरे, जो कि एयर रेड में हुई मौतों का सबसे बड़ा नंबर था। और 1945 की गर्मियों तक प्रैक्टिकली टोक्यो का वजूद ही नहीं रहा। टोक्यो को अमेरिका ने पूरी तरह से निस्तो नाबूद करके ग्लोबल मैप से ही गायब कर दिया था। और याद है वो टारगेटिंग कमेटी जो डिसाइड कर रहे थे कि किस सिटी में बॉम्ब गिराना है, उनकी परेशानी बढ़ जाती है जब वो टोक्यो के बारे में सुनते हैं। उन्हें पता चलता है कि टोक्यो में अब कुछ नहीं बचा, पूरा टोक्यो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन इस ग्रुप के लिए एक और भी बड़ी प्रॉब्लम थी। यूएस एयरफोर्स सिस्टमैटिकली सिटीज को बॉम्ब कर रहा था, जिसका एक ही मकसद था, अंधाधुंध बॉम्बिंग करके पूरे जापान को खत्म कर दो जब तक वो सरेंडर न कर दे। इस कमेटी को एक इंटैक्ट शहर चाहिए था जो डिस्ट्रॉय ना हुआ हो, जहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जा सके और पूरी दुनिया को इस बॉम्ब का पावर दिखाया जा सके। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट था यूएस एयरफोर्स और इस कमेटी के बीच। यूएस एयरफोर्स का एक ही मकसद था और वो था अनलिमिटेड बॉम्बिंग्स, और ये कमेटी का मकसद था न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल। यूएस एयरफोर्स धीरे धीरे इस कमेटी के हर टारगेट्स को खत्म कर रही थी, जिस वजह से ये कमेटी एयरफोर्स से रिक्वेस्ट करती है कि ये बॉम्बबारी फिलहाल रोक दी जाए। अगर आप जापान का मैप देखें तो आपको डिस्ट्रक्शन का स्केल समझ आ जाएगा। यूएस ने टोटल 69 सिटीज को फायर बॉम्ब किया। बड़े सिटीज जैसे ओसाका, नागोया और टोक्यो हेवीली डिस्ट्रॉयड थे, और फिर कुछ छोटे सिटीज जैसे फुकुयामा, ताकेशिमा और तोयामा तो मैप से ही वाइप ऑफ हो चुके थे। एस्टिमेट्स के हिसाब से इस अंधाधुंध बॉम्बिंग की वजह से 5 लाख लोगों की जान चली जाती है। वॉर खत्म होते होते 15 लाख लोग बेघर हो चुके थे। तो यही है वजह कि टोक्यो पर न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों नहीं गिराया गया, क्योंकि वो ऑलरेडी फायर बॉम्बिंग की वजह से अर्थ के फेस से वाइप ऑफ हो चुका था।